चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त सोच झकास होंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के भूगोल, ज्योग्राफी। मेरे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी जो है बहुत प्यारा सा है, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है। लगभग आपको 22 चैप्टर पढ़ना पड़ता है इस ज्योग्राफी में। अगर हम 22 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें से सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और सभी चैप्टर से जरूरत नहीं कि आप बहुत सारा क्वेश्चन पढ़िए। अगर हर चैप्टर से आप 8 से 10 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, बहुत है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी का एग्जाम 70 नंबर का ही होता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल ही होता है। अभी हम लोग ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे क्या है, संगठन, जनसंख्या संगठन की बात करेंगे। और इस चैप्टर में हम ज्यादातर जनसंख्या का ही बात करने वाले हैं, ठीक है। जिसका हम लोग VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दोनों, मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन, दोनों को ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को लघुत्तरीय कहते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को दीर्घोत्तरीय यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और दोनों इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपके लिए लाइक आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते ही हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी, एक चैप्टर जनसंख्या संगठन, WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। डेली आपको शाम को 6 बजे क्लास चलता है, तो डेली आप शाम को 6 बजे क्लास करने जरूर आइएगा, ठीक है। चल, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में घटते शिशु लिंग अनुपात के 2 कारणों का उल्लेख करें। यानी कि जो लिंग अनुपात भारत में यहाँ पे कहा गया, शिशु लिंग अनुपात मतलब हुआ कि लिंग, देखो लिंग ऐसे 2 ही होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो दोनों के अनुपात में डिफरेंट क्यों है? अनुपात दोनों बराबर होना चाहिए। अगर 10 लड़की है 8 लड़का है तो 8 लड़की होना चाहिए, लेकिन अनुपात ऐसा नहीं है। अगर हम लड़का लड़की की बात करें तो 943 स्त्री पर 1000 पुरुष है, यानी कि 1000 पुरुष पर मात्र 943 स्त्री हैं, यानी कि अभी भी 57 स्त्री कम है। कितने? 57 स्त्री कम है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको समझने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो कहा गया भारत में घटते शिशु लिंग अनुपात के कारण क्या है? 2 कारण, 2 मुख्य उल्लेख के बताइए। तो भारत में घटते लिंग अनुपात के 2 कारण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला देखो, सामाजिक दृष्टिकोण भारत में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पुरुष के जन्म देता है। देखिए हमारे जो सामाजिक दृष्टिकोण है ज्यादा पुरुषों का महत्व देता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी। अगर लड़का हो गया तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती है, लोग ज्यादा हैप्पी होते हैं। अगर लड़की होती है खुशी तो मनाते हैं, लेकिन दिल से, भाई दिल में तो दूसरा कुछ रहता है। सच बता रहे, दिल में बहुत चीज अलग रहता है। सामाजिक दृष्टिकोण भारत में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पुरुष जन्म देता है, पुरुष जन्म लेता है, यानी कि स्त्री से अपेक्षा, स्त्री से ज्यादा, स्त्री की अपेक्षा पुरुष जो है अधिक जन्म लेता है, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भारत में स्त्रियों की अपेक्षा, यानी कि स्त्रियों से अपेक्षा मतलब अपेक्षा अधिक पुरुष जन्म लेता है। भारतीय परिवार पुरुष प्रधान है। भारतीय जितना परिवार होते हैं उसमें जो मुखिया होता है घर का, वो पुरुष ही होता है। क्या कौन होता है? पुरुष होता है। तो ये कहा भारतीय परिवार पुरुष प्रधान है। भारतीय परिवार में जितने पुरुष सब प्रधान होते हैं, जिससे स्त्री का स्थान यहाँ पे क्या हो जाता है? गण्य रह जाती है, मतलब नगण्य शिशु कह सकते हैं, गण्य रह जाती है, यानी कि उसकी स्थान बहुत कम हो जाती है। तो यह सबसे पहला कारण है कि भाई स्त्री प्रधान नहीं हो सकती है घर की, पुरुष प्रधान हो सकता है। इसलिए पुरुष की, जिसे कहता है कि हमारे पास कोई वंश चलाने के लिए कोई बेटा नहीं है, तो बेटा ही वंश चला सकता है, बेटी नहीं चला सकती। तो सामाजिक दृष्टिकोण में भारत में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पुरुष जन्म लेते हैं, और भारतीय परिवार यानी कि भारतीय परिवार पुरुष प्रधान होता है, जिसमें स्त्रियों का स्थान यहाँ पे गौण्य रह जाती है, मतलब उसका स्थान नगण्य की तरह रह जाता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, इस विधि के आने के बाद कन्या भ्रूण की हत्या तेजी से होने लगी। देखो यह वैज्ञानिक भी सबसे बड़ा दोषी अभी के लिए है, भ्रूण हत्या के लिए। वैज्ञानिक भाई टेक्नोलॉजी जा दिया। क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड करा लो भाई, अल्ट्रासाउंड कराओगे, अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे भाई, सबसे कानूनी अपराध है अल्ट्रासाउंड कराना, स्त्रियों का कानूनी अपराध है प्रेगनेंसी चेक कराना। अल्ट्रासाउंड करवा लेगा, पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है, पता चल जाता है ना पहले ही कि लड़का है या लड़की है।
अब लड़का या लड़की स्त्री पता चल जाता है, अब उसको ऑलरेडी पता चल गया कि लड़की है, तो क्या करेगा, उसको पेट में ही भ्रूण हत्या करा देगा। लड़की है तो उसको भ्रूण हत्या करा देगा, मतलब उसको मार देगा भीतर ही पेट में ही, और अबॉर्शन जिसको कहते हैं अबॉर्शन करवा लेता है। तो ये किस कारण से, वैज्ञानिक का ही गलती है ना, वैज्ञानिक गलती नहीं, वैज्ञानिक ने इसलिए अल्ट्रासाउंड बनाया उसको, इसलिए ताकि कोई दूसरे बीमारी का जांच हो सके, अगर पेट के अंदर कोई बीमारी उसकी जांच हो सके। लेकिन आज क्या हो रही है, प्रेग्नेंटी महिला लोग आज अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, उनको पता चल जाता है और भ्रूण हत्या हो जाता है। तो ये कहा लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, इस विधि के आने के बाद जब यह विधि आया तो कन्या भ्रूण की हत्या तेजी से होने लगी। भाई पहले ही पता चल जाता है ना, तो भीतर मारना आसान है। जब 2 महीना 3 महीना के 4 महीना का बच्चा होता है तो अबॉर्शन करवा लेता है सब, तो आसान होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है तो थोड़ा सा मतलब लोग कहता है कि कैसे मर गया, बहुत सारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। हत्या तेजी से होने लगी। समाज में दहेज आदि कुर्तियों के कारण लोग कन्या का जन्म नहीं चाहते हैं। हाँ बात सही है कि समाज ही दोषी है। समाज में अगर लड़की का दहेज ना ले, डायरेक्ट शादी करना हो, दहेज का टेंशन खत्म हो जाए, दहेज का चिंता ना रहे, तो लोग लड़की को भी जन्म देने में कोई कोताही नहीं होगा। अधिकतम लोग क्यों नहीं लड़की का जन्म देना चाहते, क्योंकि दहेज देना पड़ेगा, उनकी शादी में हमको दहेज देना पड़ेगा। यानी कि लड़की जन्म लेने का मतलब है 50 लाख रुपया। पहले सोच लो कि जब लड़की 20 साल की होगी तो उसके पिता के पास 50 लाख रुपया होना चाहिए, तब ना वो 20 लाख दहेज देगा और अपने शादी में खर्चा करेगा। और दहेज की प्रथा खत्म कर दी जाए तो किसी भी बाप को या किसी भी माँ को बेटी जन्म देने में कोई कोताही नहीं। यहां तक दहेज प्रथा बंद है फिर भी दहेज चल रहा है, ठीक है। यह मुख्य कारण है, आपको समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन 2016, 2019 और 2021 के एग्जाम पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ बहुत प्यारा सा, बहुत सटीक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाने का प्रयास की जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। www स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बिहार बोर्ड में 400 प्लस करना है तो मेरे प्यारे बच्चों एक नोट्स बहुत प्यारा सा लेने के प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, आप आयु संरचना का क्या महत्व है। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा था, आयु संरचना की क्या महत्व है। तो देखिए विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को, देखो विभिन्न आयु वर्गों में बहुत सारे आयु है, जैसे 0 से 6 वर्ष, ठीक है। उसके बाद होता है आपका 6 से 15 वर्ष, ठीक है। एक होता है आपका 14 से यानी कि 15 से 60 वर्ष, एक होता है 60 से अधिक। तो विभिन्न वर्ग यानी कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को आयु संरचना कहते हैं। आयु संरचना जो है विभिन्न, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चा होता है, शिशु होता है। 15 से 16 वर्ष के बच्चा ही होता है। 15 से 60 वर्ष के बाद लोग जवान हो जाते हैं। तो वही कहा गया विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को वायु संरचना कहते हैं। वायु ने आयु संरचना जो वर्ष, उम्र, इससे किसी देश की कार्यशील और जनसंख्या के अनुपात का ज्ञात होता है। और इससे पता चलता है कि भाई इतने से इतने वायु के इतने लोग हैं, 50,000 है, इतना से इतना, इतना से इतना। इससे क्या होता है, किसी भी देश की जनसंख्या को पता लगाने में मदद मिलती है इसके आधार पर, ठीक है। जो सिंपल कहिएगा, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को आयु संरचना कहते हैं। इससे किसी देश की कार्य कुशल या कार्यशील और जनसंख्या के अनुपात को ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करने में मदद मिलती है कि कितने स्त्री है, कितने पुरुष है, ठीक है। ये सब पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते दिए गए नंबर से, या आप केकेजी स्टडी, एक वेबसाइट है केकेजी स्टडी, ठीक है ना, स्टडी, आप इसे पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। देखो वो जनसंख्या संगठन की बात करते हैं तो जनसंख्या संगठन है क्या, बहुत प्यारा है। जनसंख्या संगठन के तात्पर्य जनसंख्या के गुणों से है। जनसंख्या संगठन का मतलब होता है, जो चैप्टर हमको पढ़ना है, जनसंख्या संगठन क्या है। तो जनसंख्या संगठन जो है जनसंख्या के गुण, जनसंख्या के जो गुण है उससे है। जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, व्यवस्था, स्वस्थता, जीवन प्रत्यास्था आदि। ये सब क्या है, जनसंख्या में जनसंख्या की आयु कितनी है, लिंग क्या है, भाई लड़का लड़की कितनी है, साक्षरता क्या है, पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है, उसकी व्यवस्था क्या है, साथ में स्वस्थता, हेल्थ की क्या सुविधा है, जीवन प्रत्यास्था,
यह आदि सुविधाएं जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं उसका मतलब होता है। तो जनसंख्या संगठन का तात्पर्य है जनसंख्या के गुण। जनसंख्या के गुण क्या है? आयु है, लिंग है, साक्षरता है, व्यवस्था है, स्वस्थता है, जीवन प्रत्याशा है। ये सब क्या है? जनसंख्या के गुण हुए जो आपसे जनसंख्या संगठन के बारे में समझने में मदद मिलेगी। तो जनसंख्या संगठन जब भी पूछे तो एक लाइन में डिफिनेशन लिखना है। मेरे यहाँ जो परिभाषा मिलती है बहुत सटीक एवं सेट्यूबल मिलते हैं, याद करना आसानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है आप बोलोगे डिजिटल बोर्ड भी मेरे पास है, मैं डिजिटल बोर्ड के साथ भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल पढ़ा सकते, मेरे पास है भी, ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है। चलिए, तो यहां पे कहा गया किसी देश के विकास में जनसंख्या संगठन की क्या भूमिका है। अगर किसी भी देश की विकास हो रही है, जैसे कि हर देश का अपना अपना विकास, किसी के लिए जनसंख्या, भारत में बहुत जनसंख्या है, चीन में भारत से भी ज्यादा है, तो जनसंख्या अधिक होने से किसी देश की विकास कैसे हो सकता है। तो यहां पे कहा गया है किसी देश के विकास में जनसंख्या संगठन की क्या भूमिका है। जनसंख्या संगठन की बात कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि की बात नहीं, संगठन की बात कर रहे हैं। संगठन में क्या भूमिका हो सकता है। जनसंख्या संगठन में देश की श्रमिक शक्ति, उत्पादन, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है, सही संतुलन विकास को गति देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर जनसंख्या संगठन जो है वो जनसंख्या संगठन क्या कर सकता है, जनसंख्या संगठन देश के श्रमिक शक्ति, जिससे श्रमिक ज्यादा होते हैं देश में, इससे फायदा है कि भाई ज्यादा फैक्ट्रियां होगी, श्रमिक शक्ति, उत्पादन, स्वच्छता, शिक्षा, सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है, यही संतुलन विकास की गति देता है। और यही जो जनसंख्या संगठन जो है, यही बेसिकली क्या है, विकास के संतुलन को गति प्रदान करता है। अगर किसी देश को गति प्रदान किया, वृद्धि होने में गति प्रदान किया, तो उसमें जनसंख्या संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, एक बार जरूर पढ़ने के प्रयास कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल WW स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आशा है कि आप जरूर करोगे। अगले क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का आयु संगठन क्या होता है। देखो, जनसंख्या का आयु संगठन जो होता है वो 2-3 तरीके से होता है। एक 0 से 6 कह सकते हैं, या इसको यहाँ पे जैसे कि 0 से 14 वर्ष और 15 से 59 वर्ष और प्लस 60 वर्ष के प्लस, 3 तरह के कैटेगरी को रखा गया जनसंख्या। ऐसे 4 कैटेगरी में ही हम लोग बांट सकते हैं। एक 0 से 6 कह सकते हैं, 6 से 14 कह सकते हैं, 6 से 14, और एक 15 से 59 कह सकते हैं, और 60 प्लस, 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। तो जनसंख्या के आयु संगठन क्या है? यह किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों में विभाजित करता है। किसी भी देश या गांव, समाज, क्षेत्र, टोला, मोहल्ला में आयु समूहों को, आयु समूह मतलब होता है मतलब वर्ष, जो वर्ष कितने वर्ष के आदमी है, आयु समूह में विभाजित करता है। तो यह केवल देश का नहीं, क्षेत्र को, गांव को, डिस्ट्रिक्ट को, मोहल्ला को, घर को भी, घर में भी 3-4 कैटेगरी के आदमी है। कितना होगा? 6 साल से कम के बच्चा होगा, एगो 6 साल से 14 साल के बीच के होगा, एगो 14 साल से प्लस का होगा, एगो 60 वर्ष के प्लस। यानी कि घर में भी बहुत प्रकार है। आपके भाई होंगे 5 साल के हैं, आप है 15 साल के हैं, आपके माता पिता 40 साल प्लस का है, आपके दादाजी 60 प्लस का, यानी कि 3-4 कैटेगरी का आपके घर में भी है। उस तरह से हर देश में 3-4 कैटेगरी के बच्चे होते हैं या जनसंख्या होता है। तो यह किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों को विभाजित करता है, जैसे कि 0 से 14, 15 से 59 तथा 60 प्लस वर्ष के लोग क्या होता है, जनसंख्या संगठन आयु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे हम एक और ऐड कर सकते हैं, 0 से 6 और 6 से 14 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है जीवन प्रत्यास्था का क्या अर्थ होता है। तो जीवन प्रत्यास्था, मेरे प्यारे बच्चों, ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास चलाई जाती है और मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। जीवन प्रत्यास्था का अर्थ क्या होता है, इस पर बात की जा रही है कि जीवन प्रत्यास्था का अर्थ क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन प्रत्यास्था की बात करें तो जीवन प्रत्यास्था वह औसत आयु है जितने किसी देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति सामान्य जीवित रहता है। कहा गया कि जीवन प्रत्यास्था वह औसत आयु है जितने किसी देश के जन्म लेने वाला व्यक्ति सामान्य जीवित रहता है। जैसे कि हमारे देश के लिए सामान्य जीवित रहने वाला व्यक्ति 60 प्लस है, मतलब 70 वर्ष के लोग होते हैं, सामान्य जिंदा रहते हैं। यानी कि हर देश का अपना अपना एक होता है कि यहाँ के लोग औसतन मतलब 100 में से 80 लोग जो है
70 वर्ष जीते हैं, यानी कि यहां तक औसतन आयु 70 वर्ष हो जाएगा। पहले 60 वर्ष था, अब 70 वर्ष कर दिया गया है। तो हमारे देश में जो भी व्यक्ति है वो 70 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इससे ज्यादा अगर जीवित रह रहे तो दवाई सुइया पर रह रहे हैं। तो ये कहता है जीवन प्रत्यास्था का क्या अर्थ होता है? तो जीवन प्रत्यास्था का वह औसत आयु है जितनी किसी देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति सामान्य जीवित रहता है। यानी कि सामान्य नॉर्मली कितना जीवित रहता है? 70 वर्ष तक आराम से जीवित रह सकता है कोई व्यक्ति। इससे ज्यादा अगर जीवित रह रहा है तो अपने मेहनत के बदौलत रह सकता है, लेकिन सामान्य 70 वर्ष तक कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। ठीक है, यह बेसिकली नॉर्मल आयु होता है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन कहता है भारत में महिला और पुरुष अनुपात क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जो महिला और पुरुष अनुपात है तो पुरुष की संख्या अधिक है महिलाओं की तुलना में। महिला मात्र 943 है, पुरुष जबकि 100 है। मतलब 1000 पुरुष पर, ऐसा नहीं मैं पूरी संख्या की बात करो, 1000 अगर पुरुष है उसमें से मात्र 943 ही स्त्री है। यानी कि हर 1000 पर 57 स्त्री कम पड़ रहा है। यानी कि 1000 आदमी को अगर शादी करना हो तो 57 लड़का कुंवारा ही रह जाएगा। ठीक है, तो भारत में सामान्य पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, यानी कि महिला से अधिक संख्या पुरुष की है। तो भारत में सामान्यतः पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं से अधिक है। ये क्लियर किया गया, महिलाओं से अधिक है पुरुष की संख्या। ठीक है, लिंग अनुपात की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष रहती है। यानी कि 1000 पुरुष में 900 ऐसे 40 कहीं कहीं देता है 43, लेकिन 43 महिलाएं रहती है। यानी कि 943 बटा 1000, इतना औसत बेसिकली हमारे भारत में है। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है यहां से। यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर अब यहां से चलेगा। 7 क्वेश्चन जो था लघुत्तरीय था, यहां से अब दीर्घोत्तरीय शुरू हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर ध्यान दीजिएगा। तो जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटकों का प्रमुख व्यवस्था क्या है? तो जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटक की व्यवस्थाएं बताता हूं आपको, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आयु संरचना। आयु संरचना क्या है? यह जनसंख्या के 3 भागों में बांटता है, बालक, कार्यशील और वृद्ध। बालक जो होता है 0 से 14 वर्ष की बालक कहते हैं। कार्यशील मतलब जो कार्य कर सकता है, कोई काम में हाथ बटा सकता है, तो 15 से 59 वर्ष की आयु के होता है। वृद्ध मतलब बूढ़े आदमी होता है, 60 वर्ष के प्लस के लोग बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही कहा जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटकों का व्यवस्थित कीजिए। 5 मार्क्स में इसलिए इतना बड़ा लिखा हुआ है। तो आयु संरचना, उसके बाद लिंग संरचना। लिंग संरचना समाज में महिलाओं और पुरुषों की संख्या के अनुपात बताता है लिंग संरचना। तो लिंग संरचना क्या है? समाज में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात बताता है लिंग संरचना। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए ये एक्स्ट्रा भी अलग से भी पूछ सकता है। आपसे पूछेगा वायु संरचना किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे? तो सीधा कहोगे जनसंख्या के 3 भागों में बांटा गया है, बालक, कार्यशील और वृद्ध। लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। आपसे पूछेगा लिंग संरचना किसे कहते हैं? भाई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 3-4 चीज को मिलाकर बनाया जाता है। सिंगल पूछेगा 2 मार्क्स में पूछेगा। तो लिंग संरचना क्या है? तो समाज के महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को लिंग संरचना कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे साक्षरकार स्तर मतलब पढ़ने लिखने की व्यवस्था। यह दर्शाता है साक्षरकार स्तर क्या है कि जनसंख्या में जितना लोग पढ़ रहे हैं, कितना लोग पढ़ने वाला है। जैसे कि 100 व्यक्ति में से जरूरत नहीं कि 100 के 100 पढ़ा लिखा हो, उसमें से आपको फिक्स होगा कि 60 लोग अगर पढ़ने वाला है तो 40 फिर अनपढ़ है। तो वही कहा यहाँ पे साक्षरकार स्तर यह दर्शाता है कि कितने प्रतिशत लोग पढ़ लिख रह सकते हैं, उसमें से कितने प्रतिशत लोग पढ़ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यवसायिक संरचना, यह बताता है कि लोग किस प्रकार के कार्यों में लगे हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कार्य भी बहुत प्रकार के हैं, तो किस प्रकार के कार्य में लोग प्राथमिकता दे रही है, इससे पता चलता है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो व्यवसायिक यहाँ पे व्यवसायिक संरचना से। ठीक है, चलिए अगला हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है स्वस्थता स्थिति। देखो स्वस्थता मतलब होता है कि आपकी स्वस्थता में क्या दिक्कत है रही है, कि आप बीमार है कि स्वस्थ है। तो जीवन प्रत्यास्था, मृत्यु दर और चिकित्सा आप सुविधाएं, ये बेसिकली क्या स्वस्थता स्थिति के अंतर्गत आता है। उसका धार्मिक और भाषा संरचना है, लोगों के धर्म और भाषा का आप विवरण इसके अंतर्गत आता है। और ये पूरा जब लिखिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रहे। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की लिंग संरचना की विशेषताएं बताइए। देखिए भारत में लिंग संरचना की विशेषताएं बहुत सारा है। देखिए क्या है, महिलाओं की संख्या अपेक्षा कम है, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है, तो महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। 2011 के लिंग अनुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष रहा। 2011 में जनगणना हुआ तो उसके अनुसार मात्र 943 स्त्री है 1000 पुरुष से, प्रति 1000 पुरुष की बात कर रहा हूं। लेकिन कई राज्यों में यह कम भी है। बालिका अनुपात 0 से 6 वर्ष कई राज्यों में यहाँ पे चिंताजनक रूप में कम है, चिंताजनक रूप से कम है। सामाजिक मान्यता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा जैसे लिंग भेदभाव इसके कारण है। और इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, तो सामाजिक सामान्यता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा और लिंग भेदभाव। आज की दुनिया में लिंग का भेदभाव हो रहा है इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि जो पुरुष है वो ज्यादा कार्यकुशल है स्त्री के तुलना में, इसलिए। उसके बाद भ्रूण हत्या इसलिए हो रहा है कि भाई बहुत सारा कारण हो सकता है भ्रूण हत्या के। मेन तो लोग करते हैं कि भाई दहेज हमको देना पड़ेगा, लड़की आएगी तो 50 लाख का कर्जा हो जाएगा, इसलिए लड़की लाना नहीं चाहते, भ्रूण हत्या करवा। अशिक्षा भाई, अब लोग अशिक्षा इसलिए, बड़े बड़े लोग तो लड़की को भी बेटा मान के पालता है। तो अशिक्षा, जो शिक्षित व्यक्ति है वो उसके में कोई दिक्कत है। अशिक्षा जो अनपढ़ आदमी सीधा कह सकते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है क्या है नहीं है, वहां पे दिक्कत होते हैं। तो ये सब उसके मुख्य कारण है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 क्वेश्चन क्लियर हुआ चैप्टर नंबर 3 के भूगोल का, ज्योग्राफी का, क्लास 12 के। मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर में टॉप 10 क्वेश्चन था। हर चैप्टर से हम 10 क्वेश्चन आपको हम सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, तो आप 100% इसमें आपको 77 में 70 कर सकते हैं आराम से। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और मैं डेली क्लास दे रहा हूं और केकेजी क्लासेस के वेबसाइट पे जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं www.study का, और पीडीएफ नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।